Hey guys, welcome to your YouTube channel Scientific Biology. My name is Muhammad Abubakar Siddiq and today we are going to discuss an important topic, that is the mechanism of PCR, polymerase chain reaction. That is a further explanation of our previous video. So guys, in this lecture we will try to discuss how the mechanism of PCR works, what is the methodology of PCR and how the process of amplification works. Before moving towards our video, please subscribe to your channel and press the bell icon for getting more updates in future related to the biotechnology. So let's move. तो गाइस, अगर हम देखें कि पीसीआर का जो प्रोसेस है, पीसीआर का जो मैकेनिज़्म है, पीसीआर की जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो क्या है, वो किन स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, किन स्टेप के ऊपर वो मुश्तमिल होती है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है गाइस, वो आता है डीनेचुरेशन। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है एनीलिंग। एट द एंड थर्ड नंबर पे जो हमारे पास जो फाइनल स्टेप है, इसको हम बोलते हैं इलॉन्गेशन और एक्सटेंशन भी इसको हम बोलते हैं। तो पीसीआर के जो मैकेनिज्म है, इसको समझने से पहले अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो फिर उसके बाद हम पीसीआर का जो मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है कोई भी, दिस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि एज वी ऑल नो कि जो डीएनए के रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ड्यूरिंग एस फेज़ होता है, जिसे हम सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग एंटिटीज़, लिविंग स्पीशीज़ के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब लिविंग स्पीशीज़ या लिविंग एंटिटीज़ ड्यूरिंग एस फेज़ क्या कर रहे होते हैं कि वो अपना जो जेनेटिक मटीरियल है उसकी कार्बन कॉपी, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका उसको तैयार कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस गाइज क्या होता है कि रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होती है। रेप्लिकेशन बबल this is 3 to 5 and this one is 5 to 3. ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स जो उनसे होते हैं इस प्रोसेस को कैरी आउट करवा रहे होते हैं। लेट्स सपोज वो कौन कौन से इंजाइम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारे पास आता है डीएनए हेलिकेज। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है टोपो आइसोमेरेज। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी एंजाइम्स वगैरह आते हैं, जैसे कि लाइगेजेस आता है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, एसएसबी प्रोटीन्स भी उनको बोलते हैं, वो भी डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करवा रहे होते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट इसका एक मैकेनिज्म देखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट होता है, ताकि हम अपना जो मेन हमारा कंसर्न है पीसीआर का जो मैकेनिज्म है उसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन लिविंग स्पीशीज़, इन लिविंग एंटिटीज़, मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग एंटिटीज़ में होता है और ये इन वीवो कंडीशंस में होता है, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जबकि जो पीसीआर का प्रोसेस है गाइस, वो हम करते हैं इन विट्रो कंडीशंस के, जो लेबॉर्ट्री की कंडीशंस होती हैं उनको मेनटेन करते हुए हम पीसीआर का प्रोसेस करते हैं। अब डीएनए हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेजेस और लाइगेजेस, एसएसबी प्रोटीन्स का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है इसका फंक्शन होता है कि हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दिस इज़ नॉट ए सिंगल स्ट्रैंडेड मटेरियल। अब जब हम इसकी कार्बन कॉपी चाहते हैं, इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों स्ट्रैंडेड को क्योंकि हमने दोनों स्ट्रैंडेड को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले हम इस डबल स्ट्रैंडेड को हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम डीएनए हेलिकेज एंजाइम है इसको यूज़ करते हुए
डबल स्ट्रैंडेड जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको सिंगल स्ट्रैंड में लेके आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप पे जो पॉलीमरेजेस एंजाइम होते हैं वो यहाँ पे आके अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो पॉलीमरेजेस होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। लेट मी रिमाइंड अगेन कि पॉलीमरेजेस का क्या फंक्शन होता है कि उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना होता है 1 बाय 1 करके। लेट्स सपोज यहाँ पे ATG सीक्वेंस है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे ATG सीक्वेंस है और पॉलीमरेजेस का फंक्शन क्या होगा कि वो यहाँ पे इसके कम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसको लेके आएंगे और उसका स्ट्रैंड बना देंगे। मिसाल के तौर पे A के जो कम्प्लीमेंट्री होगा T होगा, T के कम्प्लीमेंट्री A होगा, G के कम्प्लीमेंट्री C होगा और C के कम्प्लीमेंट्री G होगा। तो ये पॉलीमरेजेस का फंक्शन क्या होगा कि वो इसके जो कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको यहाँ पे लेके आएंगे, एक्सटेंशन का प्रोसेस है उसको कैरी आउट करवा देंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास उसका क्या फंक्शन होता है गैस, उसका फंक्शन ये होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसके दरमियान टेंशन जो होती है स्ट्रैंडेड के दरमियान उसको रिमूव आउट करने की कोशिश करते हैं। जबकि लाइगेसेस का फंक्शन क्या होता है कि लाइगेसेस ने उनको ज्वाइन आउट करना होता है न्यूक्लियोटाइड्स को। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो DNA का रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट एंजाइम्स उसको कंट्रोल करते हैं और उसको कैरी आउट करवाते हैं कि और एट द एंड हमें क्या अचीव होता है, एट द हम एक जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी हम एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार कर लेते हैं, एक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी को उसकी हम तैयार कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सो गाइज ये है अबाउट DNA रेप्लिकेशन का। जो DNA रेप्लिकेशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमने इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की है, ठीक है। इसकी जो फर्दर डिटेल्स होगी उसको हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें देखेंगे, ठीक है। तो गाइज DNA रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है उसको शॉर्ट ब्रीफ देखने के बाद अगर हम मैकेनिज्म ऑफ PCR की तरफ मूव करें तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में हम क्या करते हैं, डीनेचरेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब DNA रेप्लिकेशन के दौरान हम डबल स्ट्रैंडेड DNA को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, सेम प्रोसेस हम डीनेचरेशन में करते हैं। बट यहाँ की डीनेचरेशन यानी कि यहाँ पे जो हमने डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया है और वो जो हमने पहले देखा था DNA रेप्लिकेशन में कि जब हमने डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया तो हमने एक एंजाइम यूज़ किया था जिसका नाम था DNA हेलिकेज। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ PCR तो हम डीनेचरेशन में हम यूज़ करते हैं गाइस हीट को। हम अपने जेनेटिक मटेरियल में अपने PCR के मिक्सचर में हम हीट देते हैं, हम हीट को यूज़ करते हुए जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसको हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग हीट। और इसका जो टेम्परेचर है वो गाइस मूव करता है फ्रॉम 92 टू 95 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है। अब यहाँ पे जो एक बात है जो समझने वाली ये है कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता चलूँ, हम वाटर की बात करें, वाटर में क्या होता है गाइस, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को हीट अप करें, उसको हीट दें और उसका जो टेम्परेचर है 90 टू 100 तक लेके जाएं तो क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में। लेकिन वाटर के साथ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी उसकी ये है कि अगर उसको कंडेंस किया जाए, उसका जो टेम्परेचर है उसको वापस लेके आया जाए तो वो उसको वापस लेके आया जाए टिल 20, 25, 20, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आया जाए वापस, तो वो जो वेपर्स की फॉर्म होगी तो वेपर्स की फॉर्म दोबारा जो उनसी होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक वाटर की प्रॉपर्टी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो कि एक दूसरे को आपस में ज्वाइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब वाटर की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यों दी है, क्योंकि वाटर की एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी है कि जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है जिसको हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, जिसकी हम कार्बन कॉपीज एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है।
उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हम उसको हीट दें और वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए, आया ये तो नहीं हो सकता कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो वही जेनेटिक मटेरियल, जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी है, जेनेटिक मटेरियल की भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें क्या होता है कि उसको जब टेम्परेचर को हाई किया जाता है अप टू 92 टू 95 लेके जाया जाता है, तो वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो वो क्या होगा कि वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो जेनेटिक मटेरियल था वो दोबारा डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस है कि डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है कि हम डीनेचुरेशन के जरिए हम अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, उसको हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है डीनेचुरेशन के बाद, वो एनीलिंग होता है, या इसे री एनीलिंग भी बोलते हैं। री एनीलिंग से क्या मुराद है कि इसमें वो सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल जो कि हमने ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया था, अब उसको हम जब दोबारा टेम्परेचर की रेंज लेके आएंगे 50 टू 54 और समथिंग एल्स अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये जाता है, ठीक है। एक्चुअली में जो एनीलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके प्राइमर्स के मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर, इस वजह से इसकी जी वो काफ़ी रेंजेस इसकी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो बात हम कह रहे थे कि री एनीलिंग इसको इसलिए बोलते हैं कि हम जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डबल से सिंगल में कन्वर्ट हुआ था, अब दोबारा हम उसको सिंगल से उसको डबल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनीलिंग क्या होता है, एनीलिंग के दौरान जो हमारे फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर्स होते हैं वो इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि वहाँ से पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, जिसे हम इलोंगेशन या एक्सटेंशन का प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इलोंगेशन और एक्सटेंशन के दौरान हम क्या करते हैं कि जब आफ्टर एनीलिंग प्राइमर जो है वो अटैच हो जाएं, तो प्राइमर के आगे क्या होता है कि यहाँ पे हम एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो गाइस क्या है, वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। टैग पॉलीमरेज 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है उसमें मुख्तलिफ एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन इन द मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर में हम टैग पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस तरह इलोंगेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, जिसको हम यूज़ करते हुए जो हमारा जब फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं तो उसको वो एक्सटेंशन की तरफ ले जाते हैं बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स 1 बाय 1, जैसे कि मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में बता चुका हूँ। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन राइज होता है कि हम जो टैग पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं वो एक एंजाइम है, और हमें क्या पता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो आमतौर पर नॉर्मली जो प्रोटीन्स होती हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो डिग्रेड हो जाती हैं, वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर कि मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दी थी कि वाटर की, कि वाटर को अगर उसका जो टेम्परेचर है उसको 100 तक लेके जाया जाए, फिर उसको दोबारा टेम्परेचर को लो डाउन किया जाए, तो वो दोबारा अपनी जो प्रीवियस शेप होती है उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ एंजाइम्स, इन केस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, इनमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, इनके अंदर ऐसी अडॉप्टेबिलिटी नहीं होती। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कि मिल्क को अगर बटर में कन्वर्ट करें तो दोबारा जो बटर है उसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज मिल्क इज़ एन प्रोटीन, ठीक है। तो मिल्क के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट किस्म की होती है एज कम्पेयर टू द वाटर, या जो हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे होते हैं। अब प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं गाइस, प्रोटीन्स के अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा है कि हमारे पास सल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही लेस होती है एज कंपेयर टू दीज बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्योंकि जो हमने वाटर की जो अडॉप्टेबिलिटी है, वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, लेकिन इसमें जो हमने देखा है कि जो इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत
कम होती है, इसकी वजह से इसकी जो प्रोटीन्स की नेचर होती है वो अडॉप्टिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर कि प्रोटीन्स जो सी हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं कर सकती कि वो दोबारा अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में आ जाए, तो फिर जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं वो भी तो एक प्रोटीन है, वो कैसे इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस है हम टेम्परेचर को 92 95 तक लेके जाते हैं, तो वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर सकती है, वो अपने आप को सस्टेन करती है, ठीक है। तो गाइस इसकी रीज़न ये है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ करते थे बैक्टीरिया ई कोलाई, उसके साथ मसला यही था कि उसको हम वो जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता था, ठीक है। इसी वजह से थॉमस ब्रूक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले थर्मोफाइलस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जिसको डिस्कवर किया और उसके अंदर से टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसको आइसोलेट किया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि ऐसा एंजाइम है, ऐसा प्रोटीन है जो हमारा जो टेम्परेचर है जो कि 92 95 तक जाता है, इसको बेयर करता है, इसको सस्टेन करता है, इसको अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जो कि बाकी जो प्रोटीन की नेचर है उससे इसको जुदा करती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स भी हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ PCR यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली एंजाइम है जो कि हमने थर्मोफाइलस एक्वेटिकस से हासिल किया गया, उसे आइसोलेट किया है, उसको हम मॉलिक्यूलर लैब्स होती हैं उनको कॉमनली टैग पॉलीमरेज ही यूज़ किया जाता है। तो गाइस इन नटशेल अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ PCR की, तो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ये कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, दिस स्टार्ट फ्रॉम 3 to 5 एंड दिस 5 to 3, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है डीनेचुरेशन का, अगर हम इसको डीनेचुरेशन करें, इसको ऊपर हीट अप्लाई करें, तो क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 to 5 और ये 5 to, अब हीट अप्लाई करने से क्या होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जो सा था वो सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करें जो कि है एनीलिंग का प्रोसेस, एनीलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एनीलिंग के प्रोसेस में जो प्राइमर्स हम ऐड करते हैं इन द मिक्सचर वो ऐड हो जाते हैं कहाँ पे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड है 3 to 5 और ये हमारा सेकंड स्ट्रैंड है 5 to 3, ठीक है। अब एनीलिंग के दौरान क्या होता है कि जो हमने प्राइमर्स को ऐड किया होता है, एक हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर होता है, मैं यहाँ पे FC नोट कर रहा हूँ, एक हमारे पास रिवर्स प्राइमर होता है RP FP, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो बात ज़हन नशीन करने वाली ये है कि जो भी प्राइमर होगा उसने ऑलवेज किस पे आके अटैच होना है, उसने 3 प्राइम एंड पे आके अटैच होना है, ठीक है। वो 5 प्राइम पे अटैच नहीं होगा, वो 3 प्राइम पे ही अटैच होगा, आया वो फॉरवर्ड प्राइमर है या वो रिवर्स प्राइमर है, ठीक है। इन नेट्स हम क्या कहते हैं कि एनीलिंग में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर है वो अपने अपने पॉइंट पे जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग। जो नेक्स्ट स्टेप होता है एलोंगेशन एंड एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ 3 to 5 एंड 5 to 3, ठीक है। अब इलोंगेशन में क्या होगा कि यहाँ पे प्राइमर है प्लस हमारे पास क्या होता है टैग जो है वो जो हमने कहा था कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, वो यहाँ पे आके ये प्राइमर है प्लस हमारे पास ये क्या आ जाता है टैग DNA, जो टैग पॉलीमरेज है वो यहाँ पे आके अटैच होता है। और हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले कि टैग का फंक्शन क्या होता है, कि टैग ने पॉलीमरेज का जो फंक्शन है वो प्ले करता है कि इसने न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आना है, वो न्यूक्लियोटाइड्स किसके कंप्लीमेंट्री होंगे, वो जो यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसके कंप्लीमेंट्री जो से होंगे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे एडअप होते जाएंगे और हमारी जो कॉपी है एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट रेप्लिका या कार्बन कॉपी भी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें हासिल हो जाएगी। तो गाइस अगर इसके साइकिल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल है जस्ट लाइक दिस, ये 3 to 5 और ये एंड द सेकंड वन इज 5 to 3। अब ये हमारा टारगेट मटेरियल है जिसको हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ PCR उसको हमने एम्पलीफाई करना है। तो एम्पलीफिकेशन इसकी किस तरह से कैरी आउट होती है, सबसे पहले ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये फर्स्ट साइकिल में क्या होगा 1 से 2 में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो PCR का प्रोसेस है इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं साइकिल में वो एज ए रिएक्टेंट काम कर रहे होते हैं। मतलब ये फर्स्ट साइकिल की ये प्रोडक्ट है लेकिन ये नेक्स्ट साइकिल के लिए ये एज ए रिएक्टेंट काम करेगी और हमें
4 जो सी है हमारे पास 4 कॉपीज़ जो सी है वो जेनेटिक मटेरियल की आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2 पावर n। अब यहाँ पे n से क्या मुराद है, n से मुराद है नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आगे मूव करते रहेंगे वहाँ पे वो पावर ऐड कर देंगे, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितने टाइम्स कॉपी हुआ है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे इसकी जो एम्पलीफिकेशन होती है वो एक्सपोनेंशियल फेज़ में जाती है। पहले स्टेप पे हमारे पास 2 कॉपीज़ आती हैं, फिर 4 आती हैं, फिर 8 आती हैं, फिर 16 आती हैं, फिर 32 आती हैं, फिर 64 आती हैं, फिर 128 एंड सो ऑन, ये ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में, आज के ट्यूटोरियल में हमने ये देखा है कि जो कि पीसीआर कैसे काम करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि पीसीआर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उनसे होते हैं वो पीसीआर में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, और वो कैसे कैसे अपना फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई to resolve your ambiguity. Thank you.